वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप पार्ट 1 वीडियो सेशन जो कि डेमोक्रेसी के बारे में था, सिंपल डेफिनेशंस आप पढ़ चुके हैं और उस वीडियोस को आप लगातार देख भी रहे हैं यूट्यूब पर। ओके, दूसरा वीडियो सेशन जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्ट 2 वीडियो सेशन के रूप में, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो सेशंस के कॉन्सेप्ट मैप से। आज जो हमारा फ्यूचर है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है टॉपिक, एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट वन इज मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, the first one feature. Second feature of democracy should be free and fair electoral competitions. Third feature should be one person, one vote and one value. And the last and the fourth is rule of law and respect for right. So these are the 4 features of democracy. But we do not have to remember it. We have to understand it. We have to write in my own the form of answers. Okay? And that's why to define these types of democracy, we have to take more examples, many and many examples from the different countries of the world. As you know, to define the democracy, there is a need of some examples of the government. Okay? And therefore, आज के वीडियो सेशंस का आपको ऑब्जेक्टिव पता चल चुका है। तो आइए ना देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। अपना ऑब्जेक्टिव है कि इन दिस मॉड्यूल we will learn about the features of democracy, and to know about the features of democracy we will discuss some forms of the government, as I said earlier, from Pakistan, China, Poland, Estonia, Fiji, Saudi Arabia, China, जैसा कि मैंने नाम लिया, मैक्सिको भी इसमें एक आएगा। तो बच्चों, मैं पाकिस्तान से, चाइना से, मैक्सिको से, पोलैंड से कई सारे एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या होना चाहिए। तो आइए डिटेल में चलते हैं इस वीडियो सेशंस को लेके। तो आइए इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले इस वीडियो सेशंस पे बच्चों मुझे रिकॉल करना चाहिए पार्ट 1 वीडियो सेशंस का डेफिनेशन। जैसा कि आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो उस कंट्री के रहने वाले लोग हैं, उस प्रोविंस के रहने वाले लोग हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपना रूलर्स और फिर वो अपना प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या रूल कर देने से और सरकारें बन जाने से क्या डेमोक्रेसी अच्छी हो जाएगी? नहीं। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड मे बी अराइजेस? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस आपके माइंड में आएगा कि व्हाट आर द रूलर्स इन डेफिनेशन, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी एक वर्ड है, गवर्नमेंट एक वर्ड है, रूलर एक वर्ड है और पीपल्स और इलेक्टेड इलेक्शन से रिलेटेड है। तो रूलर, इलेक्शन, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का फॉर्म, इतने सारे चीजों से क्वेश्चंस बाहर निकल सकता है। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस तरीके का इलेक्शन किया जाए जिसे डेमोक्रेटिक कहा जाए? एंड हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज ए रूलर्स? वो कौन से लोग होंगे जो खुद रूलर बन भी सकते हैं और रूलर को चूज भी कर सकते हैं? एंड कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई समवन सिटीजंस दिस राइट? क्या कोई ऐसा भी डेमोक्रेसी है जो कि पीपल को राइट नहीं दे सकता है? व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी? किस प्रकार के सरकार को डेमोक्रेसी कहा जाए? तो बताइए, अगर इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है तो क्या आपको कई सारे सरकार जो फंक्शनिंग में है उसके एग्जाम्पल को समझना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस। सो इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? कि सिटीजन के पास जो राइट है, क्या सरकार को उसे मानना चाहिए? क्या किसी भी सरकार के फॉर्म में उसे माना जाता है? तो बच्चों, यही सब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में भी, टीचर्स के माइंड में भी और उस प्रोविंस में, उस कंट्री में, उस स्टेट्स के लोगों के दिमाग में भी होता है। या क्या आप ये समझ चुके हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वही सबसे अच्छा है? टॉयलेट सिस्टम के लिए 12,000 आ गया अकाउंट में, रख लीजिए। बाढ़ आई, आपकी फसल बर्बाद हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, रख लीजिए, खुश हो जाइए। क्या यही डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी है? तो आइए ना इस डेमोक्रेसी को थोड़ा ठीक से पढ़ें और कई सारे एग्जाम्पल को लें। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि दिस मॉड्यूल डिस्क्राइब द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टार्ट करते हैं फीचर 1 से। फर्स्ट फीचर,
जो कि आप कॉन्सेप्ट मैप में देख चुके थे, और उसका नाम था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। ओके, तो बच्चों इस चीज को समझने के लिए वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम द डिफरेंट वर्ल्ड। तो मैंने उसमें से सबसे पहले अपने पड़ोसी को चूज किया, एंड वो पड़ोसी पाकिस्तान। तो बच्चों में पाकिस्तान के उस दिनों को याद करते हैं जब परवेज मुशर्रफ नाम का एक व्यक्ति वहां पर आया, जो कि आर्मी सेक्शन से थे, वहां के जनरल थे। जैसे अपने यहाँ आर्मी के जनरल होते हैं, पूरे देश में सबसे आर्मी के हेड। तो किस तरीके से वो आए और एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स को वहां से विस्थापित कर दिए, डिस्प्लेस्ड कर दिए अपने चेयर से, और उन्होंने अपने शासन प्रणाली को पाकिस्तान के ऊपर में, पाकिस्तान के जनता के ऊपर में थोपने की कोशिश की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, और आपके पड़ोस में हुआ ये। लेकिन बच्चों अगर आप 9th या 10th में पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपका जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये टाइम हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी की, 12 अक्टूबर 1999। तो आइए, परवेज मुशर्रफ केम टू पावर इन ए मिलिट्री कू ऑन 12 अक्टूबर 1999। 12 अक्टूबर 1999 का दिन पाकिस्तान में बहुत ही बुरा था। वहां पर सरकार की तख्ता पलट हो गई। मिलिट्री कू, कू का मतलब COUP, कू, इसको बोलते हैं कू, और इसका मतलब होता है कि चुनी हुई सरकार जो वहां पर है उसे हटा देना और मिलिट्री रूल वहां पर कायम हो जाना। तो परवेज मुशर्रफ जो वहां के आर्मी के हेड थे पूरे कंट्री में, पाकिस्तान में, वो आए और डिक्लेयर कर दिए हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बाय ओवरथ्रोइंग ए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। यानी वहां के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया। कौन थे उस सरकार में? वहां पर सरकार में थे नवाज शरीफ साहब, अच्छे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनके आरोप लगाया गया उनके ऊपर में कि उनकी सरकार करप्ट है। और इस तरीके से आर्मी जनरल मुशर्रफ साहब आए और उनको विस्थापित कर दिए, तख्ता पलट हो गई, मिलिट्री कू हो गया 12 अक्टूबर 1999, याद रखिएगा। एंड आफ्टर 1 and 2 years परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या किया? ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिए। लेकिन इतना आसान नहीं होता। किसी कंट्री का आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे और वहां की सरकार को विस्थापित कर देंगे? नहीं, इसके लिए 2 प्रोसीजर होती है। या तो आप इलेक्शंस के माध्यम से डेमोक्रेटिकली किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं, या फिर वहां पर एक प्रोसेस होता है रेफरेंडम, जो कि सेकेंड वे ऑफ इलेक्शंस है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि रेफरेंडम के द्वारा किस तरीके ये वहां के राष्ट्रपति बन गए। तो फर्स्ट टर्न बेटे आपको मिल गया रेफरेंडम। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है? इट इज ए डायरेक्ट एंड यूनिवर्सल वोट in which an entire electorate means was, उस कंट्री में रहने वाले जो भी लोग हैं और योग्य हैं वोट देने के लिए, यानी उसका एज उस कंट्री के अकॉर्डिंगली 18 और 21 ईयर से ज्यादा है, जो कि वहां पर प्रावधान है, वोट दे सकते हैं। तो वो टोटल पॉपुलेशन इनको वोट देते हैं। और यहां पर चॉइस नहीं होती बच्चे रेफरेंडम में, एक ही व्यक्ति पूरे देश के लिए सामने में खड़ा रहेगा, आपको यस या नो करके वोट देना है। तो आपको जो बैलेट पेपर यूज करना है उसमें यस या नो डालिए कि हाँ इनकी बात आपको पसंद है। तो ये क्या करेंगे? जैसे अन्य डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक प्रपोजल आती है कि हमारी पार्टी जीतेगी तो मैं ऐसे ऐसे डेवलपमेंट का काम करूंगा, वैसे ही ऐसे भी एक मिलिट्री रूलर आता है और अपना प्रपोजल पेश करता है जनता के सामने, पीपुल के सामने, और पीपुल रेफरेंडम में उनको वोट देते हैं। वो वोट 40%, 45%, 50% भी हो जाए तो उनकी सरकार चल जाती है, वो बना सकते हैं सरकार। तो ऐसा ही हुआ कि रेफरेंडम ऑन अलाउइंग परवेज मुशर्रफ टू कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट फॉर 5 years वाज हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन 30 अप्रैल 2002। ठीक है बच्चों, इन अगस्त 2002 ही इश्यूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब ये तो वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो इन्होंने अपने फायदे के लिए क्या किया? एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया और पूरे देश में कहा कि इसे आप अमेंड कर दो, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, और इन्होंने कर डाला। और उसमें क्या था लीगल फ्रेमवर्क में? जितने भी चीफ मिनिस्टर थे वो उसके अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रोविंस में, उसको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया, उसको भी उन्होंने कुर्सी से हटा दी। तो इन्होंने क्या किया? यूनियन गवर्नमेंट में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, राष्ट्रपति थे, सबसे पहले उनको विस्थापित किया, फिर स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशंस और सबको अलग अलग चीज को रख के, अलग साइड में रख करके इन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर सबको भी हटा दिया। और क्या किया? द फाइनल पावर जो था वो पूरे इन्होंने अपने लिए रख लिया।
एज ए मिलिट्री ऑफिसर्स, एज जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ प्रोक्लेम कर दिया प्रेसिडेंट को और सारा पावर अपने आप अपने में रख लिया। और जो इनके मिनिस्ट्री में, सरकार तो अकेले नहीं बन सकती ना, तो फिर इनके मिनिस्ट्री में कुछ लोग आए जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने लगे। वो भी कोई इलेक्टेड पीपुल नहीं थे, वो भी सब इन्हीं के आर्मी के ग्रुप से और इनके सपोर्टर थे। और इस तरीके से पाकिस्तान में सरकारें बदल जाती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नवाज शरीफ को विस्थापित करके परवेज मुशर्रफ जो जनरल मुशर्रफ थे वो जनरल आकर के वहां के राष्ट्रपति बन गए और सरकार कैसे बनने लगी, चलने लगी। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल था आपका। इन द सेम वे अगर आप दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचें, सिमिलरली एक ऐसा भी गवर्नमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री है, मान लीजिए कि पोलैंड है, हम कंटेम्पोरेरी पोलैंड की बात कर रहे हैं, यानी आज से बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। वहां पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर जो कि रसिया से रिलेटेड था, वो पोलैंड में आया। वहां के सरकार को, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, उसमें अपना पावर उसके ऊपर में थोप दिया और वहां पर इनके थ्रू शासन चलने लगी। बहुत कुछ ऐसा ही इराक में भी हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सेना वहां पर जाते हैं और इराक में भी जो चुनी हुई सरकार थी उसको भी डिस्प्लेस करके अपनी पावर यूज करने लगते हैं। तो हम ऐसे सरकार को बोलते हैं कि सरकार लोकली वहां के पीपुल के द्वारा, इलेक्टेड पीपुल के द्वारा जो सरकार बनती है उनकी प्रशासन नहीं चल पाती, बल्कि एक्सटर्नल पावर से सरकारें चलने लगती है। तो ऐसे भी सरकारें होती है। तो आपने ये भी एक एग्जाम्पल देखा। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार सही चलता होगा? Here the real power was with some external powers and not with the locally elected representatives. तो यहां पर जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होती है उनकी नहीं चलती। तो जब लोकल के द्वारा सरकार नहीं चलाई जाएगी तो बाहर के लोग आपके ऊपर में क्या सरकार चलाएंगे, क्या आपकी फायदा पहुंचाएंगे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपने पोलैंड और इराक में देखा। तो ऐसी चीजों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या इसी टाइप की रूल होनी चाहिए? दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द पीपल्स रूल, and hence we can say that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people। क्योंकि ऐसे सरकार में जो वहां के मीडिया होते हैं वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते, जो वहां के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट होते हैं वो सरकार के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, क्योंकि सरकार पीपल के द्वारा चूज नहीं किया गया रहता है। और इस तरीके से जो इंडिपेंडेंट पार्टीज होते हैं वो प्रोसेशन नहीं निकाल सकते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनकी राइट खत्म हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इन अ डेमोक्रेसी द मेजर डिसीजन शुड बी इलेक्टेड, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स होना चाहिए। तो वी कैन से दैट फाइनली इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार हो वही आपको राइट दे सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है यहां पर, इसको पढ़िए, रीड द कार्टून। क्या है? नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम ए मेंबर इन ऑल बाथ पार्टी, इज दैट क्लियर? ये सीरिया की कहानी है। ये एक लेडीज है और ये एक अंदर में जेंट्स है। एक फॉर्म देते हैं कि आप इसको फिल कर दीजिए और आप एग्री हो जाइए ऑल कमिटमेंट्स जो इसमें किया गया है बाथ पार्टी के द्वारा। अगर आप इसके मेंबर बन जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्या ये सही है किसी देश के लिए? नहीं। सीरिया क्या है? सीरिया एक स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है एंड द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज आर ओनली पार्टीज अलाउड इन दिस कंट्री। तो उसमें ये महिला के साथ क्या किया जाता है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 2 वी हैव टेक आल्सो 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्शन competitions in the China and second election in the Mexico। तो हमारा जो दूसरा फीचर है बच्चों वो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का है। ओके, तो आप इस पिक्चर में देखिए एक मूवमेंट हो रहा है। ये मेक्सिको के प्रेसिडेंट हैं और ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, जिनको आप ऑलरेडी बड़ा आजकल न्यूज़ में है, ये काफ़ी जानते ही होंगे आप। ये चाइना के असेंबली है, नेशनल असेंबली, पीपल्स असेंबली। तो आइए बात करते हैं इलेक्शन इन चाइना। क्या होता है इन चाइना? जस्ट लाइक द इंडिया, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament and called Quanguo Renmin Daibyo Daimi।
जिसका कि दूसरा नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो आपको पता होगा कि अपने देश में भी 5 साल पे इलेक्शन होता है, चाइना में भी 5 साल पे इलेक्शन होता है, बट डिफरेंस क्या है जरा सा सोचिए दोनों सरकार के गवर्नमेंट में। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, ओके, and it has 3000 members elected from all over China, because just like India, in China there are also so many provinces and states. तो अलग अलग जगहों से अलग अलग मेंबर्स इस पार्टी के मेंबर हैं, जैसे जीत करके पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ के पीपुल्स कांग्रेस में जाते हैं, और कुछ मेंबर वहाँ आर्मी के ग्रुप से भी आते हैं। ठीक है बच्चों, ये चाइना का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है और ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अगर आपको एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एलाइज, मान लीजिए वहां पर इस साल इलेक्शंस होना है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, इन्होंने अपना 3000 मेंबर को लाना है, तो इन्होंने अपना मेंबर खड़ा करना शुरू किया। उसमें से एक इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं जो इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, तो क्या वो फाइट कर सकते हैं? क्या वहां के इलेक्शन कमीशन में अपना फॉर्म भर के टिकट ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में खड़ा होकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट इंडिया कि आपको जहां मन हुआ वहां खड़े हो जाइए और अपना भर दीजिए फॉर्म सब और इलेक्शन लड़ लीजिए। वहां ऐसा नहीं होगा। वहां अगर आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में खड़ा होना चाहते हैं तो वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो आपको बुलाएगा, आपको पूछताछ करेगा। अगर आप उनके मन मुताबिक हैं, आप उसके पॉलिसी को समझते हैं, आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे, तो फिर कहेगा कि ठीक है आप कम्युनिस्ट पार्टी का एक फॉर्म भरिए, हमारा मेंबर बन जाइए और फिर आप यहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या ये सही है? तो इस तरीके से 8 पार्टीज और भी है जो कि इनके एलाइज हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, इलेक्शन लड़ना है तो कम्युनिस्ट पार्टी से एक वेरिफिकेशन लेटर लीजिए कि हाँ ये लड़ सकते हैं, तभी जाके आप लड़ सकते हैं। व्हाट इज दिस? एक ही पार्टी की सरकार है वहां, कई वर्षों से चल रही है। ये भी एक सरकार का रूप है। क्या ऐसा सरकार डेमोक्रेसी हो सकता है क्या? जब हम अपने मन से कहीं से लड़ ही नहीं सकते, अपनी बात सरकार को कह ही नहीं सकते, उसके मेंबर बन के ही कह सकते हैं, तो दैट इज नॉट राइट। सो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना की सरकार में ये आप समझ लिए, और ये आप चाइना का नेशनल फ्लैग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने पाकिस्तान का सिचुएशन देखा, चाइना का सिचुएशन देखा, आइए ना एक बार मेक्सिको की सिचुएशन भी देख लेता हूं। नाउ I will discuss about some governments and the form of government in Mexico. So मेरे प्यारे बच्चों, you can see the location of Mexico in this map. ये आपको नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट है बच्चों जिसका मैप है, और यूएसए के सदर्न साइड में दिस इज योर मैक्सिको। और मैक्सिको में किसकी सरकार है? PRI। और PRI का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और ये उनका सिंबल है बच्चों। ओके, तो बताइए कि मेक्सिको जब स्वतंत्र हुआ व्हाइट रूल से, तो वहां पर इलेक्शंस हुआ, और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 इयर्स शुरू हुआ होना। कब से? जब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता हासिल की 1930 ईस्वी से। तो वी कैन से दैट कि मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 इयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 एंड टिल 2000 ईस्वी तक, यानी 1930 से 2000, सोचिए 70 साल, 70 इयर्स, एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। ये जो PRI है ना बच्चों, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये 70 साल से इलेक्शन जीत रहे हैं। पता है क्यों? जरा सोचिए, जिस तरीके से अपने इंडिया में कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया और हमें स्वतंत्रता दिलाई, और हमारे हिंदुस्तान के दिल में कांग्रेस पार्टी बस गया, उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी वहां के फ्रीडम स्ट्रगल से निकला हुआ पार्टी था और लोगों के दिल में बैठा हुआ था। लेकिन 70 इयर्स तक अगर ये कोई सरकार चलाना शुरू कर देना तो डेमोक्रेटिक तो एकदम नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए क्या हुआ वहां पर सरकार में। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस, उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन कभी भी कोई उसके एक भी आदमी ने जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि PRI was known to use many dirty politics, dirty tricks to win the elections। कैसे भाई? क्योंकि वो काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है उस प्रोविंस में, मैक्सिको में, कि आप हमें वोट दो, हम आपको ये सुविधा देंगे।
आपको ये बता दूं कि इवन अगर स्कूल्स में आप जाते हो बच्चे का एडमिशन करने के लिए, तो वहां पर आपको एक फॉर्म भरा जाएगा कि आर यू ए सपोर्टर ऑफ पीआरआई। आप बोलेगा यस यस यू आर वेलकम। अगर आप बोलिएगा नहीं तो आपको बच्चे का एडमिशन नहीं कराएगा। मान लीजिए आप किसी तरीके से बच्चे का एडमिशन करवा लिए, तो पीटीएम जो होता है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, उसमें आपको कहा जाएगा कि क्या आप सरकार की वैल्यू सपोर्ट करते हैं, आपको करना चाहिए। इवन टीचर को कहा जाता है कि अगर आप सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी, नौकरी तक नहीं मिलेगी। अब बताइए कैसी सरकार है यहाँ पर। 70 ईयर्स से ऐसा काम होगा। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि इलेक्शन के रातों रात, कल मान लीजिए इलेक्शन है और आज रात 12 बजे पोलिंग बूथ बदल जाती है। आपको पता है, आपके पास लेटर आ चुका है कि आपको इस जगह जाके वोट गिराना है, लेकिन वो प्लेस ही रातों रात चेंज हो जाएगा और आप काफी आपके घर से दूर चला जाएगा, आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगी वोट देना। तो समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वेर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर एट द लास्ट मिनट, व्हिच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट। और कास्ट देयर वोट यानी आप वोट करने से असफल रह जाते हैं ड्यू टू चेंजिंग इन द पोलिंग बूथ्स लोकेशन। तो ऐसी भी एक सरकार होती है। दुर्भाग्य से हम लोग उस देश में नहीं है, कम से कम उससे बेहतर तो हमारे देश में जरूर है। ठीक है बच्चों, तो आपने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और मेक्सिको की कहानी लगभग देख लिए हैं, सरकार किस तरीके से चलती है। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि द पीआरआई स्पेंट ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स एंड दीज वेयर नॉट फेयर इलेक्शंस। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इतना पैसा खर्चा कीजिएगा। ये कार्टून ही अपने आप में बता रहा है कि डेमोक्रेसी को खड़ा करने के लिए किस तरीके से मनी बैग यूज की जा रही है। दीज आर द मनी बैग्स। ये MEX डॉलर है, यानी मैक्सिकन डॉलर। ये इस पैकेट में बंद है, लोगों को दिया जाता है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको डॉलर दूंगा। तो दिस इज नॉट द फेयर इलेक्शंस। दिस शुड नॉट बी accepted in the democracy or democratically government. The elections must offer a real choice between the political alternatives. And in Mexico, you have already seen you do not have any political alternatives. What do you mean by political alternatives? आपको सिर्फ पीआरआई के लोगों को चुनना है, पीआरआई के अलावा जो अपोजिशन है उसके मेंबर्स आपके सामने नहीं है। दिस मीन्स कि यू डू नॉट हैव अल्टरनेटिव्स। तो बच्चों इस कार्टून हमें एक मैसेज देता है और हमें इस कार्टून को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीड द कार्टून। दिस कार्टून वाज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ए लैटिन अमेरिकन पब्लिकेशन। व्हाट डू मीन बाय मनी बैग? मनी बैग सिग्निफाइज हियर बाय गिविंग ए मनी एंड गेटिंग ए वोट। पैसा दो, वोट लो, यही चीजें हैं। पता ही होगा बिहार में भी ये बहुत चलता था, पहले न्यूज में अक्सर आता रहता था, है ना। 15 ईयर्स तक बिहार में एक युग था जब ऐसे चला, पैसे रात को बांट दो, शराब की बोतलें बांट दो और वोट ले लो। तो बच्चों सावधान रहना है, हमारे नए जनरेशंस, आपको सावधान रहना होगा कि आपको किस तरीके का डेमोक्रेसी चाहिए। और जो नहीं समझते हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए इस वीडियो सेशन को देखने के बाद, ठीक है। और आप भी बड़े हो रहे हैं, वोट देने के लिए तैयार रहिएगा। तो बच्चों अब हम मेक्सिको की कहानी भी देख लिए, चाइना की कहानी देख लिए। तो आइए ना, दोनों की कहानी को देखने के बाद फाइनली वी हैव टू डिफाइन कि व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स डू यू हैव इन द डेमोक्रेसी। किस टाइप का इलेक्शन चाहिए आपको? आपको चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आपको चाहिए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, एंड सो यू कैन डिफाइन democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। वो लूज भी कर सकता है। मेक्सिको की प्रेसिडेंट और मेक्सिको की गवर्नमेंट की तरह हमेशा के लिए वो जीत के नहीं आ सकता है। लूज का चांस भी 50-50 होना चाहिए। सरकार आज है, नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगी। जैसे अपने यहाँ होता है ना, राजस्थान में एक बार कांग्रेस की सरकार तो दूसरी बार बीजेपी की सरकार। समझ रहे हैं ना आप गवर्नमेंट किस तरीके से बदल रही है। तो आइए ना नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर नंबर 3 क्या होना चाहिए? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आइए, किस किस देश में ये चीजें हैं? एक पर्सन है, उसको एक वोट देना है और उसकी एक वैल्यू है, यानी सारे वैल्यू इक्वल होने चाहिए। कोई छोटा बच्चा किसी को वोट दिया, कोई जेंट्स किसी को वोट दिया, बोथ शुड बी इक्वल। क्या ऐसा है क्या हर जगह? आइए इसको देखते हैं। अब जहां तक वोट देने की बात है, तो वोट देने का अधिकार सबसे पहले जेंट्स को तो था ही, लेडीज को बहुत दिनों तक नहीं मिला। तो सबसे पहले तो वोट का अधिकार दे दीजिए, कि बहुत दिनों से इसकी फाइटिंग चल रही है। आपने चैप्टर 1 में भी देखा होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश चैप्टर 1 इस सिलेबस से हटा दिया गया। तो आइए, वी नो
that the struggle for democracy was linked to the demand of universal adult franchise. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनाइल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में हर एक देश में ये चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया का लीजिए ना, वहां पर वीमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े ना तो आज भी लिखा हुआ है कि सऊदी अरबिया में ये वोट देने का अधिकार वीमेन को नहीं है। परंतु मेरे बच्चों, ये सिचुएशंस बदल गई। सितंबर 2011 में किंग अब्दुल्ला अनाउंस दैट कि वुमेन वुड बी ग्रांटेड द राइट टू बोथ वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम 2012। 2012 ईस्वी से वुमेन को वोट देने का अधिकार और इलेक्शन फाइट लड़ने का अधिकार वहां के किंग अब्दुल्ला ने दे दिया। आपका सिलेबस ओल्ड है और उसका मतलब क्या हुआ? दे विल बी इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द शेड्यूल्ड 2015 म्यूनिसिपल इलेक्शंस। और जो इसे दिल्ली में म्यूनिसिपल्स होते हैं, पटना में म्यूनिसिपैलिटी होती है, जैसे सिटीज में इंडिया में होता है, इन द सेम वे सऊदी अरबिया में भी म्यूनिसिपल इलेक्शंस में वहां के वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला। तो देखिए, कई वर्षों के बाद मिला, स्ट्रगल के बाद मिला, तो ठीक सरकार है, वुमेन को वोट देने का अधिकार दे दिया। डेमोक्रेसी में दे देना चाहिए। ये सऊदी अरबिया क्या है? वेस्टर्न एशिया का मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, बहुत ही रिच कंट्री है, वेल नोन है, आप जानते होंगे। फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल्स, सीएनजी, गैस में बहुत ही धनी देश है। ठीक है बच्चों, दूसरा एक केस लेते हैं बच्चों इस्टोनिया का। अब बताइए, इस्टोनिया एक ऐसा कंट्री है जो नॉर्दर्न यूरोप में है। आप देख सकते हैं मैप का जो टॉप पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ पार्ट। ये तो आप इसको कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। और देखिए गौर से, तो ये रसिया के जस्ट बगल में है। इस्टोनिया यूरोपियन नेशंस का पार्ट है। ठीक है, यूरोपियन नेशंस है। अब यहां पर क्या है कि चूंकि ये रसिया के बगल में है, तो सोचिए जैसे इंडिया है, बगल में नेपाल है, तो अपने नेपाल से काफी सारे लोग यहाँ पे आके रहने लगते हैं, घर बना लेते हैं और बड़ा घुल मिल गए हैं। राइट, फील ही नहीं होता कि ये नेपाल के और ये हम इंडिया के। ऐसा हमारी दोस्ती है। तो बच्चों, उसी तरीके से रसिया के कुछ लोग इस्टोनिया में आते हैं और आपको आश्चर्य लगेगा कि वहां पर रशियन लोग को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट द पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट देयर राइट टू वोट। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कर दिए हैं कि वहां के रहने वाले लोग कितने साल भी रह जाए, यहां पर वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो आपने एक सिचुएशन से यहाँ के गवर्नमेंट का देखा, यूरोपियन नेशंस का। आप पाकिस्तान देख लिए, चाइना देख लिए, मैक्सिको आपने देखा, एस्टोनिया यू हैव ऑलरेडी सीन, एंड सऊदी अरेबिया यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ फिजी। मेरे प्यारे बच्चों, फिजी एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड नेशंस है और ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, और काफी ज्यादा दूर है न्यूजीलैंड से। अगर आप इसको नॉटिकल माइल्स में कहिएगा तो लगभग 11,200 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स। अगर आप किलोमीटर में मानते हैं तो 2000 किलोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी क्लास 9th में है, आपको याद होना चाहिए कि जब आप पृथ्वी पर डिस्टेंस रोड को मेजर करते हैं तो दैट इज इन द किलोमीटर एंड माइल्स, लेकिन जब आप पानी के सरफेस पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं दैट इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल्स। तो समुद्र में जो शिप चलती है, पानी के ऊपर में फ्लोट करती है, वो नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस का यूनिट हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को। तो चूंकि हम फिजी की बात कर रहे हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये रहा फिजी। ये पैसिफिक ओशन है, वेस्टर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है बच्चों, यहां पर ये कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और बेसिकली ये बिलोंग करता है मेलानेशिया से। मेलानेशिया ओशनिया का पार्ट है और साउथ पैसिफिक ओशन में ये है। ठीक है बच्चों, 2000 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। आप इसे लोकेट कर लिए तो लगभग आपको पता चल गया होगा कि फिजी कहां पर है, कितना छोटा है, कैसा होगा। वहां पर बच्चों जो एथनिक ग्रुप है वहां पर, उसमें से 56.8% फिजी के रहने वाले लोग हैं, जिसको बोला जाता है इंडिजीनियस पीपल। और जो मैं बताने जा रहा हूं वेरी इंटरेस्टिंग, वहां पर जाकर के हमारे भारत से कुछ लोग चले गए, भारतीय मूल के, जिसको हम बोलते हैं इंडियन फिजियन। अब बताइए कि वहां की जो सरकार है, क्या वो इंडिजीनियस पीपुल को वोट देने का अधिकार दिए हैं या नहीं? दिए तो है, लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं है।
अगर इंडिजीनियस पीपल जो फिजी के ओरिजिनल निवासी हैं उनके वोट का जो अधिकार है, उनका एक वैल्यू इंडियन फिजियन जो इंडिया से जाके वहां रह गए उनके एक वैल्यू के बराबर नहीं है। इसीलिए आपका हेडलाइंस है 1% 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी में एक आदमी ने एक वोट दिया और दूसरे आदमी ने भी वोट दिया, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये फिजी में नहीं है। तो आपने ये भी एक डिफरेंट देखा। तो इतने सारे कंट्रीज का स्टडी करके हमारे महापुरुष हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, सारी जगहों का स्टडी करके बच्चों हमारे लिए जो डेमोक्रेसी डेवलप किया उसमें सारे वैल्यू का इक्वल कर दिया। हमारे देश में क्या है, सारे वोट्स एक दूसरे का इक्वल है, कोई भी हो पढ़े लिखे या नहीं हो पढ़े लिखे हुए, यदि वो वोट देने का अधिकार रखते हैं और देंगे तो दे आर इक्वल। तो आपने फिजी में भी ये चीज देखा, ठीक है बच्चों। तो इस सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद नाउ यू कैन डिफाइन व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड, तो इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। हम इस पोजीशन पे पहुंच गए। तो थर्ड भी हमने देख लिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन the fourth feature and the last feature of the democracy given in my syllabus for class 9th. So once again we have taken example of a country Zimbabwe। ठीक है बच्चों, Zimbabwe became independent from the white minority rule। ठीक है बच्चों, in 1980। Since then the country has been ruled by a ZANU-PF party led the freedom struggle। फिर वही बात, जिस तरीके से बच्चों मैक्सिको में पीआरआई फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पार्टी था, जिस तरीके से इंडिया में कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पार्टी है, उसी प्रकार से जिम्बाब्वे में जानू पीएफ वहां के फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पार्टी है। तो आपने देखा ना कि जब कोई पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो तो उसकी अहमियत थोड़ा सा उस देश में ज्यादा हो जाता है और यही उस देश को नुकसान पहुंचाता है। लोगों के दिल में यह बैठ जाता है कि यह फ्रीडम स्ट्रगल से फ्रीडम फाइटर्स की पार्टी है और वही उस देश को चूसने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। और यही हुआ इनिशियली जब वो देश इंडिपेंडेंट हुआ व्हाइट माइनॉरिटी रूल से, तो वहां के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट मुगाबे। लेकिन कुछ सालों के बाद ये वहां पर राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे हो गए, एंड हैज बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। So elections have been held regularly and always won by ZANU-PF पार्टी। इन्हीं की पार्टी हमेशा जीतते रही और ये 2017 ईस्वी तक इनकी सरकारें बनती रही, इनकी पार्टी की सरकारें बनती रही वहां पर। तो फाइनली क्या हुआ, इन हिज रिजाइन अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, प्रोसेशन निकाले जिम्बाब्वे की सड़क पर और वहां के पुलिस पदाधिकारी जो हैं और पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो इनके ऊपर में लाठी लगा रहे हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ करेंगे तो इलीगल हो जाएंगे। मीडिया वहां सरकार के चंगुल में फंस गया, सरकार की खुश अच्छी बातें बताएगा, बुरी बातें नहीं बताएंगे। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट सरकार के अंदर में फंस गए, कभी किसी के लिए पॉजिटिव बात नहीं किए। यही चीज बच्चों मैक्सिको में हुआ, यही चीज पाकिस्तान में हुआ, यही चीज चाइना में हो रहा है एवरी डे, यही चीज हर अनडेमोक्रेटिक नेशंस में होता है। तो आपको देख लिया ना आपने, आपको कैसी सरकार चाहिए और डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीडिया आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, इवन कोर्ट के ऑर्डर को भी सरकार नहीं मानते, एंड वेंट अगेंस्ट इट। इवन वो जज को प्रेशराइज कर देते हैं कि आप हमारा डिसीजन लोगों को सुनाइए। एंड हेंस वी कैन से दैट कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स, अगर किसी देश में कोई सरकार ज्यादा फेमस हो जाए, पीपुल के साथ साथ घुल मिल करके उसके नाम मिल जाए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं मीडिया में कहा जा रहा है कि मोदी जी बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हो गए हैं। बच्चों याद रखिएगा, इतिहास मुझे क्या सिखाता है कि पॉपुलर रूरल जो होता है ना वो डेमोक्रेटिक काम नहीं करता, अनडेमोक्रेटिक हो जाता है। तो हेंस वी कैन से दैट कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। तो क्यों सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखिए। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक,
अपनी मनमानी करने लगेंगे। Everyone should be equal in the eyes of laws, and these rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by the everyone. तो जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीडिया शुड भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है डिपार्टमेंट उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सबको अपनी अपनी बात डेमोक्रेटिक नेशंस में कहना चाहिए। सो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज वोन एन इलेक्शंस। अगर कोई लोग बहुत बड़े वोटों की संख्या में इलेक्शन जीत के आ जाएं, सरकारें बना लें, तो जो वो कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी डजंट मीन दैट दिस। ओके, सो आपने इस इंपोर्टेंट फैक्ट्स को देखा। सो फाइनली वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट rules within limits set by the constitutional law and supreme constitutions and obey the citizens' right। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझ गए होंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक पैशन के साथ की, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, क्या होना चाहिए, और आपका आंसर क्या लिखेंगे। आप आंसर लिखेंगे कि वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ एग्जांपल्स, एंड दैट एग्जांपल्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना, मेक्सिको, जिम्बाब्वे, फिजी, एस्टोनिया एंड सऊदी अरेबिया। Accordingly, a democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all the major decisions. Second one, elections offer a choice, जो कि चाइना में नहीं था, and fair opportunity, जो कि मेक्सिको में नहीं था, to the people to change the current rulers. And this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. And this exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and the citizens' right। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 100% उम्मीद है कि आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा से समझ में आ गया होगा, और प्रतीक्षा आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इसका आसाम से। तो लीजिए, आपका टॉपिक रेडी है। ठीक है, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस वीडियो को देखते हैं और इसको भी देखेंगे, ये ऐसी मेरी उम्मीद है। सो जाने की अनुमति चाहता हूं, अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।